अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप इस तरह की किसी भी वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई को खुद घर पे किस तरह से मुरम्मत कर सकते हैं। अक्सर औकात इस तरह से होता है कि हम चीज़ों की टेस्टिंग करते वक्त इस पावर सप्लाई को ओवरलोड कर देते हैं या गलत कनेक्शन लगाते हैं, तो जिसकी वजह से पावर सप्लाई बिल्कुल ही डेड हो जाती है। सो आज की इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को यही बताना है कि इसको किस तरह से मुरम्मत किया जाए। इस पावर सप्लाई के अंदर फॉल्ट ये है कि जब मैं इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करता हूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपको डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी रीडिंग दिखाई नहीं देगी। इस पावर बटन को भी अगर मैं ऑन ऑफ करता हूं, इसके अंदर से हल्की सी वेरिएशन की आवाज आ रही है, वाइब्रेशन की आवाज आ रही है, जो कि इसके ट्रांसफार्मर की है। तो हमने ये चेक करना है कि आया इसको मसला क्या है, ये क्यों नहीं टर्न ऑन हो रही। मुझे पता है कि वीडियो को तो आपने लाइक शाइक कर ही दिया होगा, बस वीडियो में आप दोस्तों ने मेरे साथ रहना है। तो मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसे मुरम्मत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूं। इसके ऊपर जितने भी स्क्रूज आपको नजर आ रहे हैं इन सबको आपने ओपन कर लेना है। सभी स्क्रूज को ओपन करने के बाद आपने इसके फ्रंट कवर को कुछ इस तरह से उतार लेना है। अभी हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे कि किस सेक्शन के अंदर फॉल्ट आया जिसकी वजह से हमारी ये पावर सप्लाई काम करना छोड़ गई है। दोस्तों यहाँ पर इस पावर सप्लाई को रिपेयर करने से पहले आपको इसके सेक्शन को समझना होगा कि कौन सा सेक्शन किस तरह से काम करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये इसकी पावर केबल है, मेन केबल है। जब आप इसे 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो सीधा 220 वोल्ट की करंट इस फ्यूज के अंदर आती है। इस फ्यूज से फिर आगे आपके ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। अगर तो आगे ट्रांसफार्मर या सर्किट में शॉर्टेज हो जाएगी तो सबसे पहले ये वाला फ्यूज बर्न होगा। तो आपने करना ये है कि अपने इस फ्यूज को ओपन करके ये चेक कर लेना है कि आया ये फ्यूज बिल्कुल ओके है। वैसे फिजिकली तो मुझे ये फ्यूज बिल्कुल ओके लग रहा है, मगर फिर भी आप इसको मीटर की मदद से जरूर टेस्ट करें। मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर जब आप लगा के इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो आपको बजर की आवाज सुनाई देगी। सो ये मीटर के ऊपर बिल्कुल ओके शो हो रहा है, तो मैं इसको जनाब यहाँ पर दोबारा से रिप्लेस कर देता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ। ये चीज चेक करने के बाद आपने फिर ट्रांसफार्मर की तरफ आ जाना है कि आया आपका ट्रांसफार्मर आपको आउटपुट के ऊपर वोल्टेजेस दे रहा है कि नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 3 वाला जैक है ये यहाँ पर सर्किट के अंदर रिले के पास और इस ब्रिज रेक्टिफायर के पास लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने आउटपुट के वोल्टेजेस को टेस्ट करना है कि आया ये ट्रांसफार्मर हमें आउटपुट के ऊपर दे रहा है कि नहीं। अगर ये ट्रांसफार्मर आउटपुट के ऊपर बिल्कुल 0 वोल्ट दे तो इसका मतलब ये है कि आपने इस ट्रांसफार्मर को चेंज कर देना है, तो आपकी ये पावर सप्लाई ओके हो जाएगी। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो फॉल्ट इस सप्लाई के अंदर आते हैं मैं उन सबको कवर करूं ताकि आप दोस्तों को पता हो कि इस वजह से ये फॉल्ट आता है। यहां पर इस केबल टाई को कट करने के बाद मैं इस तार को जरा इस साइड पे खींच लेता हूं और यहां पर हम मीटर से टेस्टिंग करते हैं। मीटर चूंकि यहां पर ये जो ट्रांसफार्मर है ये 220 वोल्ट को कम करके 15 या 20 वोल्ट के ऊपर कन्वर्ट कर रहा होता है। मुझे यहां पर अपने मीटर को AC 200 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करके इसकी आउटपुट को चेक करना। यहां से आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा क्योंकि ये इसकी सेकेंडरी साइड है, यहां पर सिर्फ 20 वोल्ट होते हैं। इनपुट वाली साइड से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वहां से आपने जरूर बचना है। तो दोस्तों यहां पर मैं एक प्रॉब को यहां पर लगा देता हूं और जनाब दूसरी को यहां पर लगाता हूं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 24 से 25 वोल्ट इस वक्त हमारा ये ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट में दे रहा है। अगर मैं इसी को इसके साथ वाले पॉइंट के ऊपर मूव करता हूं रेड वाली प्रॉब को, तो यहां पर 15 वोल्ट हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है जो कि 24 वोल्ट और 15 वोल्ट की आपको आउटपुट देता है। सो हमने ये तो चेक कर लिया कि हमारा ट्रांसफार्मर भी बिल्कुल ओके है। इसके बाद मैं इसको यहां पर लगा देता हूं। अभी बारी आ जाती है इस सर्किट के अंदर फिजिकली ये चेक करने की कि आया सर्किट के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये 2 सेक्शन तो हमने चेक कर लिए, इनके अंदर बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अभी यहाँ पर आपने फिजिकली इन कंपोनेंट्स को देखना है कि कोई कंपोनेंट बर्न तो नहीं हुआ, हीट अप तो नहीं हुआ। चूंकि इस सप्लाई के अंदर मसला इस वजह से आया कि इसकी आगे ज्यादा या ओवरलोड हुई है या आगे से शॉर्टेज हुई है जिसकी वजह से ये सप्लाई खराब हुई है। तो यहाँ पर ये IC मुझे हल्का सा हीट हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी कंपोनेंट आपको हीट हुआ दिखाई दे, आपको महसूस हो कि वो हीट अप हो रहा है, तो आपने उसको सप्लाई को बंद करके उसको रिप्लेस कर देना है। सो इस IC के अंदर मुझे मसला लग रहा है। यहाँ पर मेरे लिए एक आसान बात ये हो गई है कि इस पावर सप्लाई के अंदर इस IC को बेस के ऊपर लगाया गया है, तो मुझे इसे रिप्लेस करना आसान होगा। अगर आपकी पावर सप्लाई में ये बेस के ऊपर नहीं लगा हुआ तो आपको इसको काविये से उतारना पड़ेगा। सो मैं सेम नंबर का IC मार्केट से ले आता हूँ, तो इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं जी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं नया IC लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आपने ये जो कट वाली साइड है इसको कट वाली साइड के ऊपर ही लगाना है। आपने इसको ट्वीजर की मदद से यहाँ से इस तरह से पकड़ लेना है और इसकी पिनों को बड़े ही एहतियात से आपने इसके ऊपर लगाना है। अगर लगाते वक्त कोई पिन आपने गलत लगा दी या वो बाहर रह गई तो ये सप्लाई प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो मैं यहाँ से इसको हल्का सा पुश करता हूँ तो जनाब हमारा ये IC इसके अंदर लग चुका है।
अब इसके अलावा मजीद आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पर कोई बर्निंग वगैरह तो नहीं आपको नजर आ रही। वो इसलिए कि ऐसा ना हो कि आप दोबारा आईसी को लगाएं और फिर से वो आईसी खराब हो जाए। तो फिजिकली वैसे मुझे कोई यहाँ पर बर्निंग दिखाई दे नहीं रही, तो मैं यहाँ से इस पावर बटन को अगर ऑन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इस वक्त रीडिंग शो हो रही है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर रीडिंग दे रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं इस वेरिएबल को घुमाता हूँ तो मैक्सिमम 2 एम्पीयर हमारे पास शो हो रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हमें ये 30 वोल्ट मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम वोल्टेजेस को वेरी करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वोल्टेज बिल्कुल भी वेरी नहीं हो रहे, ना कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहे हैं। अगर मैं सिलेक्टर स्विच को चेंज करता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल हमें कोई यहाँ पर फर्क दिखाई नहीं दे रहा। सो अभी सप्लाई के अंदर मजीद एक और सेक्शन में मसला है जिसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस पावर सप्लाई के इस आईसी को चेंज किया था, इसके बाद मैंने इसको फिट करके जब ऑन किया तो इसके वोल्टेज वेरी नहीं कर रहे थे। जब मैंने मजीद इस पावर सप्लाई को चेक किया मुझे कोई कंपोनेंट इसके अंदर मजीद खराब नजर नहीं आ रहा था सिवाय इस कैपेसिटर के। अब लास्ट के ऊपर ये ट्रांजिस्टर बचता था जिसको हमने चेक करना था। इसके अंदर पहले वो 3 लेग वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ था जिसको हमने उतार कर उसकी जगह पर ये वाला ट्रांजिस्टर लगाया है जिसका नंबर है D1047C। ये ट्रांजिस्टर ज्यादातर एम्पलीफायर के अंदर इस्तेमाल होता है, हमने इसको यहाँ पर लगाया है। खैर ये वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई के अंदर भी लग जाता है, बस तारें आपने देखकर लगानी है। जैसे उसकी बेस एमीटर और कलेक्टर को उतारना है सेम टू सेम वैसे ही आपने इसको लगाना है। अब इसके बाद आप इसके नीचे अबरक को रख लें और इसको दोबारा से हीट सिंक के साथ लगाना है। इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर लगाने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से टाइट कर देना है। इसको टाइट करने के बाद अभी बारी आ जाती है इसको दोबारा से चेक करने की। तो जनाब अभी मैंने अपनी पावर सप्लाई को टर्न ऑन किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सप्लाई टर्न ऑन हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसे 5 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करके वोल्टेजेस को इंक्रीज करता हूँ। यहाँ से आप स्पीड के साथ वोल्टेजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपको कैमरे की आंख के अंदर इसके जो डिजिट है वो ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, मगर इंसानी आंख से जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये ब्लिंक करते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5.8 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं इसको 15 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करता हूं तो 15 वोल्ट हमें आउटपुट के ऊपर दे रहा है। अगर मैं इस वेरिएबल को घुमाता हूं करंट वाली वेरिएबल को तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 2 एम्पीयर हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी पावर सप्लाई को बिल्कुल ठीक कर लिया है। अभी मैं इसके ऊपर इसकी ये जो आगे से मैंने नॉब्स को उतारा था इनको यहीं पर लगाकर इस सप्लाई को फिट कर लूंगा और हमारी सप्लाई जो है वो इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। अब ये किस तरह से खराब हुई थी वो भी आप दोस्तों को बताता चलूं कि जिस बंदे को हमने ये पावर सप्लाई दी थी उसने इसे बैटरी के साथ लगाया। बैटरी के साथ लगाने की वजह से इसको बैक लगी अच्छी खासी, जिसकी वजह से इसका इंटरनल सर्किट, इंटरनल आईसी और ये वाला बड़ा ट्रांजिस्टर डैमेज हो गया। ये पावर सप्लाई बैटरी को चार्ज करने के काम नहीं आती, बल्कि आपके छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपको पावर प्रोवाइड करने के काम आती है, जहां पर आपको वोल्टेजेस की वेरिएशन करनी होती है। सो एक चीज का ख्याल रखना है कि इस तरह की पावर सप्लाई को कभी भी आपने अपनी बैटरी चार्जर के तौर पर नहीं यूज करना और ना ही इसके साथ आपने गलत पोलैरिटी में कोई तारें लगानी है। अभी हमने तो इसको ओके कर लिया है। अगर आपकी भी पावर सप्लाई इस तरह से खराब होती है तो आप उसे इस तरह से मुरम्मत कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और यार हमें ये जरूर बताया करें कि आपको इस तरह की रिपेयरिंग की वीडियो अच्छी लगती भी है कि नहीं, क्योंकि हम रिपेयरिंग की वीडियो इसलिए कम बनाते हैं कि आप दोस्तों का रुझान ही नहीं है इस साइड पे, आप लोग पसंद ही नहीं करते। आप मुझे ये लाइक करके और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं रिपेयरिंग किस तरह की वीडियोस मजीद बनाऊं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।